मुंबई में या हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी हैं वो सभी के सभी अवैध नागरिक हैं और अवैध तरीके से रहते हैं और घुसपैठिए के रूप में रहते हैं। ऐसे घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने का, वापस उनके देश में भेजने का एक एक स्थापित कार्यक्रम है और यह एक घोषित नीति है। यह केंद्र सरकार की घोषित नीति और तमाम राज्य सरकारें इसको फॉलो करती है। हाल फिलहाल देखा गया है कि मुंबई में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो स्थानीय स्ट्रीट लेवल के, रस्तों के लेवल पे जो धंधे होते हैं, खासकर हॉकर्स का जो धंधा होता है, उसमें घुस गए और रस्तों को उन्हें जाम कर रखा। ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम रस्तों पे जो ये धंधे कर रहे हैं तरह तरह के, इनके धंधे बंद कराने चाहिए और इनको पकड़ करके इनको अपने देश वापस डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह मुंबई, महाराष्ट्र और देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। लेकिन निश्चित तौर पर जब हम इस कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि मुंबई को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त किया जाए, तब निश्चित तौर पर हम सबकी ऐसी अपेक्षा होगी कि इस पूरे अभियान के दरमियान जो बेगुनाह लोग हैं, जो देश के वैध नागरिक हैं, जो मराठी भाषिक हैं, हिंदी भाषिक हैं, दक्षिण भारत के, गुजराती लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं या बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, जो इस देश के वैध नागरिक हैं, और अगर वो कहीं फेरी का धंधा करते हैं या किसी भी प्रकार का भी धंधा करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। यह हम पुलिस से अपेक्षा करेंगे और पुलिस इस कार्रवाई के समय बेहतर ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करे, उनको पकड़े, अरेस्ट करे, उनको उनके देश में भेजने का इंतजाम करे और जो गैर बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको पूरी तरह संरक्षण प्रदान करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। नासिक में फिजिक्स वाला नाम का एक कोचिंग संस्थान है, उसका एक सेंटर है। फिजिक्स वाला उत्तर भारत से आने वाला संस्थान है और एक बहुत बड़ा, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। कल परसों उस संस्थान के अंदर घुसकर मनसे के कुछ गुंडों ने उस संस्थान के शिक्षकों पर हमला किया, उनको थप्पड़ मारे, तमाचे मारे। आग्रह यह था कि मराठी भाषा में बात नहीं करते। ये शिक्षक महीने 2 महीने पहले वहां आए और उन्होंने काम ज्वाइन किया है और उनसे जबरदस्ती मराठी भाषा बोलने के लिए जिद कर रहे हैं और नहीं मानने पर हिंसा भड़का रहे हैं। मैं मनसे वालों को बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि मराठी भाषा का सम्मान होना ही चाहिए। महाराष्ट्र की मातृभाषा है मराठी भाषा। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मराठी भाषा में बात करनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो सीखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सरकार की तरफ से, हमारी महायुति सरकार की तरफ से मराठी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके संवर्धन के लिए जबरदस्त योजनाएं, प्रोग्राम लागू किए गए हैं, लागू किए जा रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने के लिए हमारी सरकार ने एक जबरदस्त फॉलो अप किया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की हजारों साल पुरानी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। हमारा यह कमिटमेंट है भाषा, मराठी भाषा के सम्मान को लेकर। लेकिन मनसे वाले जिस तरीके से भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के गैर मराठी भाषियों में डर पैदा करते हैं, वो एक प्रकार का आतंकवाद है। यह एक आतंकवादी गतिविधि है। हमारे पास जो खबर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे संस्थानों पर जो भाषा के नाम पे हमला करने वाले जो मनसे के लोग हैं, वो दरअसल हफ्ता वसूली के लिए जाते हैं। हो सकता है मेरी जानकारी सही न हो। मैं नासिक पुलिस से निवेदन करूंगा कि फिजिक्स वाला के सेंटर पर जो हमला हुआ, उस हमले की सही ढंग से जांच करे और यह पता लगाया कि जिन मनसे वालों ने हमला किया, क्या वो सेंटर के मालिक से हफ्ता वसूलने का प्रयत्न कर रहे थे
अगर हफ्ता वसूली का कोई घृणित काम करने के वो चक्कर में थे तो ये बहुत संगीन मामला है। ऐसे हमलावरों पर मकोका के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करूंगा कि इन घटनाओं को छिटपुट घटना मान करके इग्नोर न करें। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो गैर मराठी भाषिक लोग हैं उनको डराने धमकाने का काम जो मनसे की तरफ से हो रहा है उससे लोगों में भय है और हमेशा के लिए यह भय खत्म करना, दूर करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और उस भय को दूर करने के लिए ऐसी गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तब जाके आम जन में एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा। मुझे पता है मनसे वाले पिछले कुछ चुनाव में बहुत बुरी तरह हारे हैं, शर्मनाक ढंग से हारे हैं। अपने हार के कुंठा निकालने के लिए रास्ते पे जो बेगुनाह कमजोर लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। मैं मनसे प्रमुख से निवेदन करूंगा कि आप जो भाषा के नाम पे आतंकवाद फैलाने का जो राजकारण कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो आपने एक घोषित नीति बना रखी है, उसको पूरे महाराष्ट्र ने नकार दिया है। महाराष्ट्र के सर्वसामान्य मराठी भाषिक लोग भी आपके इस हिंसक विचार से सहमत नहीं है। उसका नतीजा यह है कि नगर परिषद चुनाव, नगर पंचायत चुनाव या महानगर पालिका चुनाव या जिला परिषद चुनाव, पंचायत समिति चुनाव, तमाम चुनावों में आपके उम्मीदवारों को पराजित कर दिया गया। कहीं मैक्सिमम जगहों में तो 0 सीटें, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 5 सीट, कहीं 6 सीट। मतलब आपके विचारों में दोष है, इस दोष को दूर करिए। अगर राजनीति करनी है तो नए विचार और नए ढंग से नई नीति के साथ करिए। जहां तक भाषा के सम्मान की बात है उस पर हम सब सहमत हैं, लेकिन भाषा के सम्मान के लिए हिंसक रास्ता अख्तियार करना सर्वथा गलत है। नमस्कार। आज 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला विषय परभणी का है। परभणी में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी उबाठा को 25 सीटें मिली थी महानगर पालिका चुनाव में, सबसे बड़ा दल था। और उस दल ने कल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए एक मुस्लिम महापौर वहां पर बनाया है, सैयद इकबाल उनका नाम। इस देश में संवैधानिक भूमिका अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद उसको जो भी संधि मिलती है, जो भी अवसर मिलता है, उस अवसर उसको मिलना चाहिए। और जाति, भाषा और मजहब के नाम पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे जी की भूमिका को लेकर। जब मुंबई महानगर पालिका चुनाव हो रहे थे तो दोनों ठाकरे बंधुओं ने जोरदार ऐसी घोषणा की थी कि मुंबई का महापौर सिर्फ मराठी होना चाहिए। मुंबई में इन्होंने कहा कि सिर्फ मराठी व्यक्ति ही मुंबई का महापौर होना चाहिए। हमने बार बार कहा कि ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे को बहुमत मिल गई तो मुंबई का महापौर कोई खान या पठान होगा। इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मराठी भाषिक होगा, मराठी आदमी होगा। लेकिन मुंबई के लोगों ने उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के चाल चलन को पहचानते हुए उनको बहुमत नहीं दी, वो सरकार नहीं बना पाए। हां, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर मराठी बनाएंगे और वो हिंदू होगा। हमने अपने महापौर उप महापौर दोनों बना के दिखा दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में मुंबई महानगर पालिका चुनाव में जो उनका मंसूबा था, वो मंसूबा पूरा नहीं होने का गम था, दर्द था। और उस दर्द को बचाने के लिए उन्होंने भिवंडी में एक मुस्लिम महापौर बनाया। यह सब मुस्लिम वोटों को खुश रखने के लिए हो रहा है। जब आप मराठी महापौर होगा ऐसा आग्रह करते हैं मुंबई में, तो क्या परभणी में मराठी महापौर आप नहीं बना सकते थे?
मुंबई महानगरपालिका चुनाव के दरमियान जो मराठी महापौर का आग्रह था, क्या सिर्फ मराठी वोटों के लिए था? मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई में जो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को नगर सेवक की सीटें मिली हैं, उनमें से 5 से 7, 8 सीटें छोड़ दें तो बाकी तमाम सीटें मुस्लिम वोटों की वजह से जीते हैं। मतलब स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे के मन में मुस्लिम मतों के प्रति एक जबरदस्त सम्मान बढ़ा है और मुस्लिम मतदाताओं के कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने परभणी में मुस्लिम महापौर बनाया है। वो बना सकते हैं, मुस्लिम वोटों के लिए इस प्रकार की एक पोलराइज्ड भूमिका ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो स्वयं कभी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन वो हमेशा कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा के साथ खड़े रहते थे। वो ज्वलंत हिंदुत्व के विचारों के प्रचारक थे। आज उनके पुत्र ने मुंबई में जो हार थी उसकी कुंठा निकालते हुए परभणी में जिस प्रकार से महापौर बनाया है, वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं। हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जी अब अधिकृत तौर पर यह घोषणा करना चाहेंगे कि उन्होंने शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दे दी है? वो बेशक तिलांजलि दे दें, लेकिन उनको यह कहना चाहूंगा कि शिवसेना प्रमुख का जो हिंदुत्व का विचार है वो था महाराष्ट्र में, उसकी जड़ें थी महाराष्ट्र में, आगे भी उसकी जड़ें रहेंगी। और वो जब तक महाराष्ट्र है, जब तक देश है, शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचार को भले उद्धव ठाकरे छोड़ते, उनकी पार्टी छोड़ते, हम उसे नष्ट नहीं होने देंगे। हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों के सही वारिस है और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी हिंदुत्व के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे महाराष्ट्र में अनवरत काम करेगी। उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए अगर एमआईएम और कांग्रेस के साथ स्पर्धा करना चाहती है, बेशक करे, लेकिन एमआईएम जिस तरह से मुस्लिम लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करती है, अगर ऐसी राजनीति उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के लोग अगर वो करते पाए गए तो शिवसेना उनको नहीं छोड़ेगी। हम शिवसेना प्रमुख के कट्टर हिंदुत्व के विचारों के आधार पर आगे की लड़ाई, आगे का जो राजनीतिक विमर्श है महाराष्ट्र में, उसको जारी रखेंगे और इसका नेतृत्व श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। दूसरा विषय, आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया हमारे देश में है उसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिहार में जब एसआईआर हो रही थी तब वहां पर बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड पाए गए। मुंबई में भी जो बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं उनके पास आधार कार्ड फर्जी तरीके से ही आया है। तो हमारा मानना है कि सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अगर वो बांग्लादेशी हैं तो उनके पास आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या किसी भी तरह का पहचान पत्र हो, उसको कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहिए। उसके बावजूद ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि ऐसे घुसपैठियों को आधार कार्ड दिलाने में किस प्रकार के लोगों की भूमिका है। कहीं कोई बड़ा रैकेट तो नहीं काम कर रहा है जो बांग्लादेशियों को फंसाने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा के उनको वैधता प्रमाण करने की कोशिश कर रहा है। तो मुंबई पुलिस की तरफ से इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए कार्रवाई करने के साथ साथ, ताकि भविष्य में ऐसे भारत की सुरक्षा, मुंबई की सुरक्षा के साथ खतरा पैदा करने वाले लोगों से मुंबई बचे। इसको शेख चिल्ली का सपना ही बोला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो हाल पूरे देश में है, मुझे लगता है 2029 आते आते ये और भी बेहाल हो जाएंगे।
कांग्रेस का जनाधार और सिकुड़ जाएगा। जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से पार्लियामेंट में जो स्थापित नियम, कानून और परंपराएं हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोलने के नाम पर भारत की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ऐसी किताब जो प्रकाशित ही नहीं हुई है, उस किताब का हवाला देकर के भारत के सैनिकों का जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसे में भारत का सर्वसामान्य नागरिक कांग्रेस के प्रति और भी नाराजगी पैदा करेगा, कांग्रेस से उसका और भी मोहभंग होगा। कांग्रेस का जो बचा कुचा वोट है वो और भी सिकुड़ जाएगा और 2029 आते आते शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य में इनकी सरकार हो, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। कहीं हिमाचल, कहीं केरल, ये छोटे छोटे द्वीप है जो कांग्रेस के लिए बचे। अगली बार हिमाचल भी हाथ से निकल जाएगा, कर्नाटक भी निकल जाएगा, केरल को लेकर के उनके अंदर एक उम्मीद है, पंजाब भी हाथ से चला जाएगा अगर वहां पर सही ढंग से एनडीए ने खेला था। तो कहने का मतलब है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं और कुछ भी नहीं। भैया हमारा विषय ही नहीं है, ये विषय 2 एनसीपी पार्टियों का है। अब अजीत दादा की पार्टी में शरद पवार जी की पार्टी का विलय होना चाहिए, ये पूरा नैरेटिव, ये पूरी जो कथानक है वो शरद पवार जी के लोगों की तरफ से बुना जा रहा है। अजीत पवार जी की पार्टी की तरफ से एक भी नेता ने अभी तक नहीं कहा कि विलय का कोई प्रस्ताव था, या उन्होंने यह भी नहीं कहा कि विलय होना चाहिए। फिर पवार साहब जो इतने विराट नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, आखिर वो इतने मजबूर और लाचार क्यों दिख रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी में विलय करने से ही सब कुछ ठीक होगा? ये सब हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं। फिर भी ये महज हमारे सवाल हैं, हमारी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, हमारी अपनी कोई राय नहीं है, क्योंकि उन दोनों की अपनी पार्टी है। सुनेत्रा पवार मैडम महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब, सुनील तटकरे जी, छगन भुजबल जी, अजीत दादा के सुपुत्र पार्थ पवार जो संभवतः पार्टी का नेतृत्व करने जा रहे हैं, उन लोगों को मिलकर तय करना है कि दूसरे एनसीपी का विलय उनको अपनी पार्टी में करना है कि नहीं करना, करना है तो कौन सी शर्तों पे करना और आगे इनकी क्या भूमिका होगी, यह इनको तय करना है। मोटा मोटी तौर पर बाहर से हमको जो दिख रहा है कि विलय को लेकर के कोई एकमत दोनों पार्टियों के नेताओं में नहीं है, फैसला उनका है, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान है उसको 150 साल हो गए, 150वीं जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वर्ष। महान लेखक, महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित इस गीत का, यह गीत, यह जयघोष जो है आजादी की लड़ाई के समय बहुत लोकप्रिय था। हजारों लाखों हमारे पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी से हमको मुक्ति दिलाने के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे, अपना खून बहा रहे थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, तो वंदे मातरम का जय घोष करते थे। मतलब हिंदुस्तान की नसों में बैठा हुआ यह जय घोष। और ऐसे में 150वीं जयंती के मौके पर जब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि राष्ट्रगीत की तरह, राष्ट्रगीत से पहले, जनगण मन से पहले वंदे मातरम का भी जय घोष होना चाहिए,
वंदे मातरम का भी पाठ होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। जिनको वंदे मातरम से प्रेम नहीं है वो हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते। जिनको वंदे मातरम से नफरत है वो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। जो वंदे मातरम के पाठ और गायन के आगे अपने मजहब को लेकर आते हैं वो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान विरोधी हैं। सभी को अपने अपने मजहब का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुल्क और देश से पहले कुछ भी नहीं। और देश के सम्मान से अगर जुड़ा हुआ कोई गीत है तो वह वंदे मातरम का गीत है। और वंदे मातरम के गीत के बारे में जिन लोगों को भी ऐतराज है उनके बारे में स्पष्ट चित्रण यह है कि वो भारत से प्रेम नहीं करते। वो उन तमाम पूर्वजों को जिन्होंने लाखों की संख्या में हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनका अपमान कर रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान कर रहे हैं। और ऐसे अपमान करने वाले लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं।